चलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल पार्ट 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर ये सब हो गया था। ये कहाँ तक डिस्कस हुआ था? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस कर लिया था इसका। ठीक है ना? बताओ। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है बाई मिस्टेक अ वोल्ट मीटर इज प्लेस इन अ सीरीज and a meter in a parallel with a resistance in electric circuit with the cell in series. The main current in circuit will be very high and almost all current will be follow through the ammeters. तो सही। देखो इसमें क्या होगा, आइडियल अमीटर जो होता है, आइडियल अमीटर जो होता है, मेरा मार्कर दिख रहा है, मार्कर। तो जो आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस अगर अप्रोक्सीमेट जीरो हुआ तो ये जो रजिस्टर है इससे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बैटरी से जो करंट आएगा वो अमीटर के थ्रू वोल्ट मीटर से होके जाएगा ऐसे। तो पहली बात कि सारा करंट जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो अप्रोक्सीमेट जीरो फ्लो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो अपने उसमें अब मॉड्यूल तुम्हारे पास होगा, मैं व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि बना ले रहा हूँ, इस तरीके से दिया गया अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। कह रहा है कि रीडिंग बताइए। तो अमीटर का बिहेवियर कैसा होगा? अमीटर कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, तो पूरा करंट इससे निकलेगा ना, तो ऐसे फ्लो के जाएगा, ऐसे फ्लो होके जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट जीरो करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो अमीटर के थ्रू होके जाएगा, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका रेजिस्टेंस है, तो पूरा पूरा करंट अमीटर से फ्लो करेगा। तो वही उसके ऑप्शन में बोल रहा है। ये पार्ट कह रहा है द मेन करंट इन द सर्किट विल बी वेरी हाई, गलत कह रहा है। बी पार्ट, इफ द डिवाइस आर आइडियल द लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द मीटर, गलत कह रहा है। सी पार्ट, इफ द डिवाइस आर आइडियल मीटर विल रीड, मीटर विल रीड zero current and voltmeter will read EMF of cell। ये सी पार्ट सही है। तो इसमें क्या होगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें तो करंट रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है, तो जो करंट आएगा उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा ना। अमीटर क्या होता है? अमीटर जो होता है वो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके अक्रॉस जो आएगा एग्जैक्टली सेम बनेगा। नहीं लिखे तो उस दिन अमीटर का पोटेंशियल प्लस वोल्ट मीटर का पोटेंशियल इक्वल टू बैटरी का ईएमएफ, बट अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो आइडियल है, तो उसका वोल्टेज जीरो आएगा, तो वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज आएगा ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और करंट जीरो की तरफ क्यों बेंड करेगा? क्योंकि ईएमएफ डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है और इसका इनफाइनाइट होता है जीरो, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा, सी पार्ट सही हो जाएगा। डाउट है तो बताओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 में कह रहा है द करंट इन कंडक्टर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड आर मेजर्ड बाई एन अमीटर and a voltmeter. The meter draw a negligible current. The ammeter is accurate, but voltmeter has zero error. Zero error.
इट डज नॉट रीड जीरो व्हेन द, ठीक है, देन द जीरो एरर इज, जीरो एरर की वैल्यू पूछ रहा है अगर रीडिंग इतना 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 दिया गया तो। ठीक है, current in conductor and the potential difference across the end are measured by the ammeter and voltmeter। तो इसको मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66, अमीटर दिखा दिया, वोल्टमीटर दिखा दिया। कह रहा है कि अमीटर एक्यूरेट है, अमीटर एकदम सही बता रहा है। तो देखो पहला केस में कह रहा है कि जब इससे करंट 1.75 है तो वोल्टमीटर की रीडिंग है 14.4। अच्छा, वोल्टमीटर ऐसे थोड़ी लगाओगे, रजिस्टर के पार लगाओगे ना, ऐसे। तो इसकी रीडिंग है 14.4, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब अमीटर की रीडिंग 2.75 है तो वोल्टमीटर की रीडिंग 22.4 है। कह रहा है कि एरर बताइए, एरर करेक्शन, जीरो एरर बताइए, देन जीरो एरर। देखो जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इस केस में वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी 14.4, ये ऑब्जर्व रीडिंग है ना, ऑब्जर्व रीडिंग है, ऑब्जर्व रीडिंग है, इसमें एरर है। ठीक, अच्छा इसका रेजिस्टेंस आर है। अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है, अगर ये वोल्टमीटर आइडियल है तो पूरा पूरा करंट इससे फ्लो करेगा, इससे फ्लो करेगा। कायदे से वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए, वोल्टमीटर की रीडिंग आनी चाहिए आई 1.75 इंटू आर आना चाहिए, वोल्टमीटर की रीडिंग आनी चाहिए इतना। तो क्या होता है, एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू, तुम लिखते हो एक्चुअल रीडिंग बराबर, एक्चुअल रीडिंग बराबर ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होनी चाहिए, 1.75 इंटू आर होनी चाहिए, क्योंकि अमीटर तो एक्यूरेट है ना। इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग क्या है, 14.4 है, माइनस जीरो एरर एक्स मान लो, इक्वेशन नंबर 1। यही काम इसमें करो। ये 2.75 का करंट है, इस रेजिस्टेंस से भी जा रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या आनी चाहिए, 2.75 इंटू आर, ऑब्जर्व वैल्यू 22.4 है, और जीरो एरर तो हमेशा बराबर आता है, रीडिंग कोई भी जीरो एरर इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद करो बार्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज, इस दो इक्वेशन, दो अननोन को आपस में डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे, आर से आर कटेगा, एक्स को सॉल्व होकर आ जाएगा। ओके, इसके बाद 66 के बाद 67, 68, एक्सरसाइज 2 प्रीवियस ईयर जेईई में 1 से 5, क्वेश्चन नंबर 6 to 8। थर्ड कह रहा है द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी इज। अरे तो इसमें सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट लगाना था, और क्या करना था। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे बैटरी बना दिया, बैटरी है 6 वोल्ट की, 2 ओम 6 1 ओम, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये 3 ओम का है, 1.5 है। पूछ रहा है कि बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा, क्या करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग मेथड यूज कर लो। इसको नंबर 1 दो, इसको भी नंबर 1 दो, फिर इसको नंबर 2 दे दो,
तो रजिस्टर आएगा ना बीच में, इसको नंबर 4 दे दो। तो देखो ये 1 4 है, ये भी 1 4 है, दोनों पैरेलल आ गए, पैरेलल, दोनों पैरेलल आ गए। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा तो इक्विवेलेंट से कितना आएगा 2 और 6 पैरेलल आ गया ना, देखो 1 4 1 4 तो बनेगा 2 × 6 डिवाइड बाई 8, ये 3/2 1.5 आ गया। अच्छा ये 1.5 और ये 1.5 पैर सीरीज में आ गया ना, सीरीज में, इसके साथ ये सीरीज में, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा 3। अच्छा ये पूरा 3 और ये 3 आपस में पैरेलल बन जाएगा, समझ गए होगे, ये पूरा इसके साथ पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/2। पूछे करंट बताइए, तो ईएमएफ 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है 3/2, आंसर इज 4 एम्पीयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक, 7 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 8 तो मैं ऑलरेडी तुझसे बताया था ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बताया था कि ओपन एंड के बीच में लगाते हैं, बताया था ना। अरे पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है बॉक्स, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है बता दे रहा हूँ। पोस्ट लिख लो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज यूज्ड टू फाइंड, पोस्ट ऑफिस बॉक्स लिखो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स is used to find resistance, अननोन रेजिस्टेंस। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ में ऐसा बनता है, कुछ में ऐसा बनता है। यही लाइन कई बार हो सकता है। ये जो ओपन एंड है ना ए और ये बी, ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड है। इसकी पहला पॉइंट लिखो, अननोन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन ओपन एंड्स, अननोन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन ओपन एंड, ओपन एंड के बीच में, इस एंड और इस एंड के बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। अननोन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इनटू ओपन एंड, याद रखोगे, अननोन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन ओपन एंड। यही क्वेश्चन पूछा है, बताओ किसके बीच में लगाएंगे। देखो इस डायग्राम में अगर देखोगे तो एक ओपन एंड पे ए दिख रहा है और दूसरा डी दिख रहा है, तो आंसर होगा ए एंड डी। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस ए डी के बीच में लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ मार्क होता है, ये मार्क सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया। अच्छा यहाँ डी से लेके बी तक ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं रियोस्टैट्स। ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, इसको बोला जाता है रियोस्टैट्स। तो लिख लो, रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी इज रियोस्टैट्स, रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी इज रियोस्टैट्स। रियोस्टैट्स। अच्छा लिख लो, AC एंड BC, अगला लाइन, AC एंड BC आर रेशियो आर्म, AC एंड BC आर रेशियो आर्म। इसमें डायग्राम ऐसा बनेगा, C यहां पर आएगा, D यहां पर आएगा, तो AC एंड CD, AC एंड CD आर रेशियो आर्म, AC एंड CD आर रेशियो आर्म, आर रेशियो आर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी, बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी, बैटरी को ए और डी के बीच में कनेक्ट किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस को ए और बी के बीच में। डीबी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। एसी और सीडी क्या बोलते हैं,
रेशियो आर बोलता है। अगला पॉइंट लिखो, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी। गैल्वेनोमीटर को बी और सी के बीच में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बैटरी ए डी, गैल्वेनोमीटर ए बी। गैल्वेनोमीटर अरे सी बी या बी सी, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस ए बी, ए सी सी डी रेशियो आर, डी बी रियोस्टैट्स, बैटरी ए और डी के बीच में, गैल्वेनोमीटर सी और बी के बीच में। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। देखो तो इसका डायग्राम है ए सी डी और फिर बी, इससे दिखा दिया। बैटरी किसके बीच में था, ए और डी के बीच में, कनेक्ट कर दो ए डी के बीच में। अननोन रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये अननोन रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन आर यू। गैल्वेनोमीटर सी और बी के बीच में कनेक्शन पूछता है मेनली, अगर पूछेगा तो। ये रेशियो आर में ए सी सी डी रेजिस्टेंस R1 R2 लिख लो, और BC रियोस्टैट्स है। ये बेसिकली ये डायग्राम ये है, व्हिटस्टोन ब्रिज बन गया। इस समय क्या करेगा, R2 अपॉन RH का रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो के बराबर आ जाएगा। ये जहां पे बराबर होगा उस स्टैंड पे अननोन, ये वाला रेशियो आर पहले से ही पता होता है कि 1/2 का रेशियो 2/3 का रेशियो है। R2 अपॉन R1 रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। रियोस्टैट्स का रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल टाइम में निकाल लिया जाता है और नो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 तक, 30 तक, 30 तक कोई डाउट? कह रहा द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 0.2 एम्पियर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 × 10⁻⁷ ओम पर मीटर। इतना, हाँ 31। कह रहे इलेक्ट्रिक बल्ब इतना कनेक्टेड इन 440 वोल्ट सप्लाई, विच ऑफ बल्ब विल फ्यूज। अरे वो बल्ब ज्यादा, देखो ये वो प्रॉब्लम है, वो बल्ब पहले फ्यूज होगा जो ज्यादा हीट डेवलप करेगा, क्योंकि ज्यादा हीट डेवलप करेगा तो गर्म ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा तभी तो हीट ज्यादा डेवलप कर रहा है, गर्म होगा तो मेल्ट कर जाएगा। अगर फिलामेंट सेम से बनाए गए हैं मटेरियल के तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो पहले रीच करेगा वो पिघलने का चांस ज्यादा है। अच्छा, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद बिहेवियर उल्टा हो जाता है, कहा था ना सीरीज में कनेक्ट करने पर बिहेवियर उल्टा हो जाता है। इसका मतलब 25 वाट वाला ज्यादा ही डेवलप करेगा, तो लाइकली टू फ्यूज है। आंसर इज 25। 35 तक डाउट, 40 तक, 42। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा, तेज बोलो। पहला क्वेश्चन में कह रहा है
If two bar of equal resistivity rho and R, 2R are kept in the contact as shown, and electric current I is passing through the bar, one of the following is correct. तो देखो the heat produced in bar 1 is twice than heat produced in bar 2. सीरीज में है ना, अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस निकाल लो. रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपान ए, तो रो रेजिस्टिविटी सेम होगी, एल लेंथ दोनों का बराबर है, अपान ए एरिया. अच्छा अगर इसका रेजिस्टेंस आर नॉट है, क्या लिखोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर. इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, R1 पता कितना आएगा, रेडियस R आ गया ना, तो एरिया जो आएगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, कम हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो R1 4 R0 हो जाएगा. समझ गए होगे, रो एल अपान ए करके. तो इसका रेजिस्टेंस अगर R0 है, जिसका 4 R0 होगा. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट तो दोनों में सेम जा रहा है, करंट तो दोनों में सेम जा रहा है. क्वेश्चन ऐसा है, इसमें इसका रेजिस्टेंस R0 है, इसका 4 R0 है, और करंट दोनों में सेम जा रहा है. कह रहा है पहला पार्ट, हीट प्रोड्यूस इन 1 इज 2 टाइम्स दैट हीट प्रोड्यूस इन बार 2. 2 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स का अंतर होगा ना. 4 क्या आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर, 4 टाइम्स का अंतर आएगा, हीट प्रोड्यूस इज आई स्क्वायर आर, 4 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा. बी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ केस इज हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ इज इक्वल. अच्छा दोनों हाफ में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा. तो देखो याद करो, एक फॉर्मूला था, करंट डेंसिटी की वैल्यू में लिखवाई थी तुमको, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखवाया था, याद करो. करंट डेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट डेंसिटी होती है करंट अपान एरिया. एरिया, करंट तो दोनों में सेम है, करंट तो दोनों में सेम है, बट यहाँ की एरिया ज्यादा है ना, और यहाँ की एरिया कम है, एरिया बदल गया, करंट सेम, कंडक्टिविटी सेम होता है, हर जगह सेम होगा. इसका मतलब ई चेंज हो गया बिकॉज ऑफ एरिया चेंज. ठीक है, इसके बाद ओके, तो ये इसका बी पार्ट का आंसर गलत कह रहा है. सी पार्ट, करंट डेंसिटी अक्रॉस ए बी इज डबल दैट ऑफ क्रॉस बी सी. ए बी में करंट डेंसिटी डबल है, ए बी गलत कह रहा है, हाफ हो जाएगा ना. डी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए बी. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई इंटू आर, आई इंटू आर, और इसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स है, इसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स है इससे, तो सही हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इससे 4 टाइम्स ज्यादा होगा. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 5, क्वेश्चन नंबर 6 to 10. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है ना, कि इफ द रूम टेम्परेचर इतना इतना, फिलामेंट रेजिस्टेंस इतना, रिलेशन बिटवीन दीज रेजिस्टेंसेज आर. कीपिंग द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. तो फिर कौन सा इसमें यूज होगा, तो देखो R100, R60, R40. R100 है, R60 है, एंड R40 है. तो देखो इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है
कि जिसका वाट ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसका वाट ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसका वाट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। ये ऑप्शन तुमको दिख रहा है पता है किसमें? डी पार्ट में दिख रहा है। डी पार्ट में देखो ये दिख रहा है, ये कंडीशन। अब क्या होगा, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे भी ना तो रेजिस्टेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन रेजिस्टेंसेस ये भी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इस आर के फैक्टर में करेगा। फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी, लेकिन ये ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पे R40 लगाओगे ना, इसके लिए R60, ये वैल्यू बराबर है, तो ये तो ज्यादा इंक्रीज कर गया। और वैसे भी तुम्हें बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं भी होता ना, अगर ये वैल्यू बराबर भी आती तभी भी यही कंडीशन यूज होता, क्योंकि ये जो इंक्रीज होता है ना, ये जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज ये इतना कम होता है कि तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर ये 10 ओम है तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इंक्रीज 0.001 ओम होगा या 0.01 ओम होगा, इससे तो इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब कि इस ऑर्डर पे टेम्परेचर इंक्रीज का अंतर नहीं पड़ेगा, इस पे अंतर नहीं पड़ेगा, चलेगा। लेकिन इसका एक और पार्ट है जो दिक्कत खड़ा कर रहा है, वो शायद इसका ए पार्ट है या बी पार्ट में से कोई एक है। इसका आंसर हो गया डी पार्ट। क्या? हाँ तो 40 वाला का ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज रीडिंग सेम होती है, यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी? वी स्क्वायर बाई पी। तो आर 100 को क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाई 100। और आर 60 को क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाई 60। और आर 40 को क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाई 40। अब तुम क्या करो ना, इसको इसको जोड़ दो, इसको उल्टा करो ना, इसको उल्टा करके जोड़ दो, रिवर्स करके जोड़ो। इससे 1/R100 की वैल्यू अटेंड करेगी 1/R40 प्लस 1/R60 अटेंड कर जाएगा, देखो रिवर्स करके। लेकिन ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है किसमें? ये पार्ट में। लेकिन ये पार्ट गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ये चेंज होगा, ये आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो ये यूज नहीं होगा, इन्वर्ट करो तो, इन्वर्ट करोगे तो आएगा इतना 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन ये भी तो गड़बड़ हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई, ये मैंने क्या लिखा था? 100 क्यों लिखा था? जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू आ गई ना, वी की वैल्यू मान लो कि फिक्स वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू है, तो 240 है, ये 240 का स्क्वायर, ये 240 का स्क्वायर, ये 240 का स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू आ गई। ये मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब किसी टेम्परेचर टी पे जाओगे तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R100 इंटू 1 प्लस डेल्टा टी। फिर और R100 की वैल्यू ये आएगी, और ये कितना आएगा? R60 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और ये आएगा R40 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इन्वर्ट करो तो 1/R100। ये यूज हो जाएगा। ये तो होल्ड करता नजर आ रहा है। मैं कह रहा था कि अगर इन तीनों फिलामेंट का अल्फा अगर सेम आ जाए तो फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर आएगा R/1/R100 1/60 प्लस 1/40। ये तो अभी
इसको इन्वर्ट करने के बाद आ तो रहा है, इन्वर्ट करने के बाद आ ही तो रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी होल्ड कर जाएगा 1/r100 इक्वल्स टू 1/r60, बशर्ते अल्फा सेम होना चाहिए। तो जो तीनों बाल्ब है उनका अल्फा सेम है कि नहीं सेम है ये जरूरी नहीं है। अगर सेम हो गया तो होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं होल्ड करेगा। हाँ लेक क्या अल्फा 1 अलग अलग आ जाए, ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला टर्म ये इन्वर्ट होके ये बनाएगा ना 100 देखो 100/v², ये क्या बनेगा 60/v², ये क्या बनेगा 40/v² बनेगा। तो ये कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब ये वैल्यू ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, अदरवाइज नहीं होल्ड करेगा। कैंसिल हो गया तो होल्ड कर गया। तो तीनों बल्ब का फिलामेंट का अल्फा सेम है कि नहीं सेम, कुछ दिया नहीं है और क्वेश्चन था सिंगल चॉइस, तो इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज डी। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज डी। आंसर क्या दिया है, इसीलिए डी दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद द मीटर बेस, Jackie is placed 40 centimeter, standard distance 90 as shown in the figure. The least count of the scale used to the meter bridge is 1 mm. Then unknown resistances. तो देखो तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे है। तो R90 ये 40 है और ये 60 है। और लिस्ट काउंट कितना है 1 mm है। R की वैल्यू बताइए। तो पहला काम क्या करेंगे, और ये दूरी कितनी, और क्या करेंगे R/40 90/60 हो जाएगा 60। R की वैल्यू 60 तो मिल गई, लेकिन 60 में कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा ये देखना बाकी। आप क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। इसको मान लो x, इसको क्या मानोगे 100 माइनस x। अगर ये दूरी x है तो 100 माइनस x लिखोगे ना। क्या लिखोगे R/90 इज इक्वल टू R/90 x/, एक ही बात है जो उधर लिखा था, यही वाला इक्वेशन ये भी है। यहां से R की वैल्यू क्या आएगी 90 इंटू एक्स 100 माइनस एक्स। एरर निकालने के लिए क्या करते हो, लॉग ले लो, दोनों साइड में लॉग ले लो। तो बनेगा ln r ln 90 ln x ln 90 प्लस ln x माइनस ln 100 माइनस l। डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका बनेगा 0, इसका बनेगा डेल x/x, इसका बनेगा कितना डेल l 100 माइनस l। क्वेश्चन में डेल r निकालना, 60 दिया गया r की वैल्यू 60 आता है इसकी वैल्यू। डेल x 1 mm का था, 1 mm का मीटर में बदल लो, और x सेंटीमीटर में था, 40 के बराबर था ना, 40 सेंटीमीटर था। डेल l का भी, अच्छा l का ये क्या x, ये भी तो x था ना, ऐसे था। फिर डेल x 1 mm आएगा, x वैल्यू प्लेस करोगे तो कितना आएगा 60। कैलकुलेट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 0.1 भी बाहर आ जाएगा,
6 4 10 अपन 24 बनेगा। (0.25) आ जाएगा, तो प्लस माइनस 0.25। आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट टू में 1 से 5। क्वेश्चन नंबर 6 से 10। क्वेश्चन नंबर 3 insulating pipe of cross section area A contain an electrolyte which has the two type of ion, their charges being minus E plus 2E. A potential difference applied between the end of the pipe result in the defeating of the two type of ion having a drift speed V. इतना for V/4 for इतना both ion have the same number of per unit volume. The current flowing is, अरे दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा, और दोनों एक दूसरे का करंट में हेल्प ही करेंगे। भाई एक का चार्ज क्या है, माइनस ही है, तो माइनस ही अगर मान लो इधर भाग रहा है तो करंट उसका उल्टा फ्लो करेगा, और जो प्लस 2E वाला है वो इलेक्ट्रिक, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने इधर लगाया था तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और प्लस 2E वाला प्लस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भागेगा तो भी करंट इधर ही फ्लो करेगा। करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन फ्लो करता है और निगेटिव चार्ज के उल्टा फ्लो करता है, तो इस निगेटिव चार्ज के उल्टा फ्लो करेगा और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो नेट करंट क्या होगा, दोनों को जोड़ के आएगा ना, I1 प्लस I2। नेट करंट इज I1 प्लस I2। I1 क्या होगा, NEAVD, NEA ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन का उन्होंने दिया है V के बराबर है, और I2 कितना होगा, NEAVD, E कितना 2E। अब दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रूफ जनरेट इन द Y इज मैक्सिमम व्हेन इतना, पावर जनरेट इन Y इन मैक्सिमम, Y में पावर जनरेशन मैक्सिमम चाहिए ना, तो याद करो क्लास में भी कराया था ऐसा ही क्वेश्चन। Y में पावर मैक्सिमम चाहिए, ये 2 है ये R है, Y में पावर मैक्सिमम चाहिए तो Y की जो वैल्यू होनी चाहिए, याद करो कहा था ना कि बैटरी को कर देंगे शॉर्ट सर्किट, Y को कर देंगे ओपन सर्किट, और निकाल देंगे इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट, वो कितना आएगा 2 प्लस R आएगा, इतना ही Y को होना चाहिए 2 प्लस R, Y बराबर 2 प्लस R होना चाहिए। उन्होंने क्या दिया, Y की वैल्यू 5 है तो Y 5 रख दो, R क्या आएगा 3, आंसर इज 3। मैक्सिमम पावर थ्योरम लगाया 13 14 15 16 17 18 18 में कह रहा था लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज L, a cell of EMF is balanced at a length of L/3 from positive end of the wire. The length of wire is L/2. देखो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका लेंथ L है, एक सेल है जिसका EMF E है, वो किससे बैलेंस हो रहा है, L/3 से हो रहा है। तो कह रहा है कि जब डिस्टेंस को L/2 और इंक्रीज कर दिया तो बैलेंसिंग किससे होगी, ठीक है। अब इस सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा, EMF E है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लो लैम्डा है, तो EMF बराबर क्या होता है, इस सर्किट का करंट I इंटू ये वाला लेंथ दैट इज L/2। I क्या होगा, ये वाला EMF E0 है, मान लो E0, ये वाला EMF E है,
ई नॉट डिवाइड बाई पूरे वायर का रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, लैम्डा इंटू एल कर दूं क्योंकि लेंथ तो एल है, ये भी तो एल बाई टू होगा, तो बनेगा लैम्डा इंटू एल बाई टू, एल से एल कट गया, आ गया ई नॉट अपान 2 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा आ गया, इसका मतलब एल पे डिपेंड नहीं किया। अब मान लो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या किया तुमने, इसके लेंथ बढ़ा के कितना कर दिया, 3L बाई टू कर दिया, 3L बाई टू कर दिया, पूरा लेंथ 3L बाई टू कर दिया, ये लेंथ मान लो x आ जाता है, तो ये लेंथ क्या होगा 3L बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। आपकी बार जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आई, इसका सर्किट करंट आई कैसे आएगा, ई नॉट डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू 3L बाई टू, ये बनेगा, ये टोटल लेंथ तो 3L बाई टू है, आप मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दो। अब हमको क्या करना है, ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपान 2 लैम्डा, इसकी जगह पर रख दो ई नॉट अपान 2 लैम्डा, ई नॉट से ई नॉट कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, इससे क्या आएगा एक्स की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजो, दैट इज 3L अपान 4, तो आंसर में भी 3L अपान 4, इसमें कहीं है ही नहीं है। इसका आंसर क्या दिया है, ए पार्ट दिया है क्या, आंसर क्या दिया पहले बताओ मुझे, ये पार्ट है क्या, देखो तो ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है, करंट आई इंटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्यों ना एल बाई टू का, तो लैम्डा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लैम्डा हट जाएगा, ई नॉट बाई टू बनेगा, ई नॉट बाई टू बनेगा, ठीक है, अरे ठीक है, आंसर विल बी 3L बाई 4, और इस एक्स को लिखोगे कितना, एक्स को रहने दोगे, और इसके पे क्या लगाओगे लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा आगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, लैम्डा लिखोगे ना पे, लेंथ एक्स है, एक्स लैम्डा, तो और इसके जगह पे क्या लिखोगे, ई के जगह पे क्या लिखोगे, ई नॉट अपान टू, ई नॉट अपान टू, लैम्डा हटा दो, सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा इतना, और ये होना ही चाहिए, अरे इसका ईएमएफ ई नॉट बाई टू है, इसका आधा है, तो यहाँ का जो लेंथ होगा उसके आधा दूरी पे जाएगा, जब ये लेंथ 3L बाई टू हो जाएगा, तो अभी भी तो, अब ये ई नॉट इसका आधा कहाँ मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा, एल बाई थ्री क्यों होगा, ये आ क्या रहा है, थ्री एल बाई कैलकुलेट करो यार, इसको यहाँ भेजोगे तो 3L बाई टू इंटू टू, ठीक है, ये गलत आंसर है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, बोलो 21, 21 बताना है, ओके, ई नॉट 12 वोल्ट है, इसको मैं तुम्हें ना व्हाइट बोर्ड ही शेयर कर रहा हूँ, व्हाइट क्वेश्चन कह रहा है कि ईएमएफ ई नॉट 12 वोल्ट है, तो इसके जगह पे 12 वोल्ट लिख दो, इसके पे 12 लिख दो, 4 मीटर लॉन्ग वायर है, ये पूरा 4 मीटर लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस 4 ओम पर मीटर, लैम्डा 4 ओम पर मीटर, द सेल ऑफ ईएमएफ 2 एंड 4, ये 2 है, ये 4 है, 2 ओम एंड 4 ओम है,
The galvanometer has no diffraction, distance of point n from the A. ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अरे कुछ नहीं, इक्विवेलेंट बैटरी का हेल्प ले लो। इस सिस्टम की इक्विवेलेंट बैटरी कितनी आएगी? इक्विवेलेंट बैटरी इसकी E1/R1 प्लस E2/R2 होल डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट आएगा, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कितना आएगा? E1/R1 E2/R2 1/R1 1/R2। इससे क्या आएगा? अपोजिट है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हुआ? R2 का 6 है। हाँ, तो E1/R1 माइनस E2/R2। अभी वैल्यू कितनी आएगी बताओगे? ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। कितना? 0.5 आ रहा है, लेकिन इसमें पोलैरिटी माइनस साइन बनेगी, माइनस आ रहा होगा। माइनस का मतलब नीचे वाली जो बैटरी है ना, वो जा रही है हाई पोलैरिटी पे, ये डोमिनेट कर रहा है क्योंकि ये 4 का है ना। कौन माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है बताओगे? प्लस आ रहा है, प्लस। ठीक है, इसका मतलब इसको हटा के मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे। और ये कितने का? 0.5 का है। ये डिस्टेंस एक्स निकालना है तुम्हें। इसका एमएफ क्या है? 12 वोल्ट, डिस्टेंस है 8 ओम। अच्छा, ये जो ब्रांच होगा ना, ये जो मेन ब्रांच है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? निकाल लो। इसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस पर लेंथ 4 है, टोटल लेंथ 4 है, 16 बन गया। ये टोटल लेंथ 4 है और ये 4। तो क्या निकालते हो? अभी तो निकाले थे ईएमएफ बराबर, इसका ईएमएफ बराबर करंट, इस सर्किट का करंट आई वो 12 डिवाइड बाई इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, ये 8 है और ये 16 है, 24 बनेगा। ये करंट मिल गया इस सर्किट का, इनटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस। तो लेंथ एक्स है, तो एक्स में अगर लैम्डा मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, 4 3 12 दूनी 24, और लैम्डा किसके बराबर है? 4 के बराबर है। लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.25, दिस मीन्स 1/4। तो 0.25, ये लेंथ किस में दिया है? मीटर में दिया है ना, 4 मीटर है, 4 मीटर है ना, तो ये मीटर में आएगा, मीटर में। इसका मतलब सेंटीमीटर में क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अच्छा समझ गया। 24 के बाद 20 22 23 24 25। क्या करें? अरे रेजिस्टेंस इतना कम होता है ना, लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ द हीटर इज रिड्यूस बाय इतना, एरिया चेंज होगा। नहीं, इन्होंने पता क्या किया है? काट के छोटा कर दिया है, समझ गए? अब क्वेश्चन में फिलामेंट का लेंथ जो था ना, इतना बड़ा लेंथ था, लेंथ एल था, कट कर दिया, कट करके लेंथ को सिर्फ इतना रहने दिया और ये फेंक दिया। और वो जो तुम लोग पढ़ते हो उसमें उसको कंप्रेस किया जाता है, इसको कंप्रेस करके, इसको कंप्रेस करके अगर तुम वो करते तो एरिया बढ़ जाता। कुछ समझ रहे हो? हाँ, तो रिड्यूस बाई 10% मतलब
ये 0.9 हो गया, मतलब 0.9 लेंथ को कैंची से काट दिया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? हेलो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, एक सेकंड, तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें दिख रहा हूं ना? अभी दिख रहा हूं, दिख रहा हूं। हेलो, अब देखो क्या है, अगर तुमने इसको कैंची से काट दिया, अभी मैं नहीं दिख रहा हूं क्या? अगर तुमने इसको कैंची से काट दिया, कैंची से काट दिया, तो फिर लेंथ वही रह जाएगा ना? लेंथ लेंथ तो कम हो गया, एरिया तो वही रह जाएगा। वो आंसर समझ में आ जाएगा, वो आंसर से तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि मुझे तुम ये बताओ, इसमें आंसर कौन सा दिया है? 11% आ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर आंसर में 11% आ रहा है, रुको, 11% आ रहा है, क्या करके? जब एरिया को कांस्टेंट मान के रहा हो, तो आंसर क्या आ रहा है? और कांस्टेंट नहीं मानने पे? मतलब इसमें से कोई ऑप्शन होल्ड नहीं कर रहा है ना? तो कोई नहीं कर रहा है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म कर रहा है कि नहीं, कैंची से काटा गया हो। वो जैसा नहीं है कि कंप्रेस कर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन ही बताता है कि बेसिकली क्या हो रहा है। इसके बाद 25, 26, current net EMF internal resistance of the 3 battery as shown in the figure। ये तुम्हें क्या बताऊं, ये इस पे पैरेलल बैटरी कॉन्सेप्ट लगा लो, और फिर इस पे सीरीज बैटरी का लगा दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, आया समझ में? इस पे पैरेलल बैटरी कॉन्सेप्ट, अरे ये 2 अपान प्लस नहीं 10/2, ये -8/2 बनेगा, अपान 1/2 प्लस 1/2। क्या लिखोगे तो? 10/2 प्लस -8/2, 1/2 प्लस 1/2, इससे वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट 1 आ गया बैटरी में, इंटर रेजिस्टेंस आएगा 1। तो ये सर्किट अब पोलैरिटी ये वाला डोमिनेट करेगी, तो बनेंगे इस तरीके से 1 3 वोल्ट, फिर इसके जगह पे 1, और ये पोलैरिटी डोमिनेट करेगी, ये पोलैरिटी डोमिनेट करेगी, और ये भी 1 वोल्ट का है। इस पूरे के इक्विवेलेंट 1 ओम आएगा, दिखा दिया। ये बैटरी 3 वोल्ट का यहाँ दिखा दिया, और ये 1 ओम का यहाँ दिखा दिया। अब इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2 वोल्ट, और इंटर रेजिस्टेंस 2 आएगा। 26, 27, 28, कौन सा? 28, अभी खाएंगे। 28 में कह रहा है कि इन एडजेसेंट सर्किट AB is the potentiometer wire of length 40 centimeter, resistance per length 50 ohm per ohm as shown in the figure। The free end of ideal voltmeter is touching the potentiometer wire. What should be the velocity of jockey as a function of time so that reading in रुको एक सेकंड। तो ये जो AB वायर है, ये जो AB वायर है ना, इस AB वायर का रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा? 0.4 मीटर इंटू 50।
20 ओम। देखो 40 सेंटीमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आइडियल वोल्ट मीटर इसको टच कर रहा है। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ जॉकी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सो दैट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वैरी विद द टाइम। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ये वैरी करे। बिना व्हाइट बोर्ड पे जा होगा ही नहीं। वेट करो, व्हाइट बोर्ड लाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर है 28। 10 इसको सही से देखना। यहाँ पे ये भी दिखा दो। ठीक है, इन्विटेशनल ब्रिज जैसा बनेगा। इस वाले एंड से किसी टाइम पे x दूरी पे है, मान लिया ये पॉइंटर x दूरी पे है। और क्वेश्चन में क्या कहा है? voltmeter vary with the what should be the velocity of jockey as a function of time so the reading of voltmeter vary with the time। voltmeter की रीडिंग जो है वो कितना है? 2 sin pi t। 2 sin pi t है, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है। अच्छा, तो देखो क्या होगा इसमें। इसका ईएमएफ कितना है? 4 वोल्ट है। अब अगर इसको तुम 0 वोल्ट मान लो ना, इधर का 0 वोल्ट मान लो, 0 वोल्ट मान लो इधर का। अब ये अब वोल्ट मीटर आइडियल है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा इसमें। अगर इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो भी करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर ये 4 वोल्ट बैटरी है तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? 2 वोल्ट। इसका आएगा 4 वोल्ट। समझ सकते हो, इक्वली डिवाइड नहीं हो जाएगा। 2 वोल्ट इस पे, 2 वोल्ट इस पे, इसका 0 तो इसका 2 वोल्ट बनेगा। डाउट होगा तो बता देना। अब देखो क्या करना। अब यहाँ का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा। और इस पूरे पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस, ये तुमने कैलकुलेट किया था अभी 20 ओम आया था। इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस आया था 20 ओम। 20 ओम आया था। तो मुझे बताओ, अगर इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, पूरा करंट इससे फ्लो कर रहा है, तो ये करंट कितना फ्लो करना चाहिए? ये वाला करंट, सिर्फ ये वाला करंट I2 कितना होना चाहिए? I2 होना चाहिए। इसके टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप भी तो देखो 4 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट ही है। तो 4 वोल्ट डिवाइड बाई इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? 20 है, डिवाइड कर दिया। तो इससे कितना आ गया? ये आ गया 1/5 आ गया, इतना एम्पियर करंट। अच्छा बताओ, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसका V1 है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज V1 माइनस 0 इक्वल्स टू I इंटू R। इस वायर का करंट I2 1/5। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये दूरी x है तो ये दूरी क्या होगा? 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि उन्होंने दे रखा है लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो 40 माइनस एक्स बनेगा। 40 माइनस एक्स बनेगा। तो बताओ, करंट I में इससे मल्टीप्लाई कर दो, 40 माइनस एक्स लेंथ, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दिया गया उन्होंने? रेजिस्टेंस पर लेंथ है 50 ओम पर मीटर। 50 ओम पर मीटर। तो पर ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में। ये काम करो, इसको भी मीटर में बदल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, इसको भी मीटर में बदल लो, इसको भी मीटर में बदल लो, ताकि कैलकुलेशन सही रहे। ये बनेगा 0.4 माइनस एक्स।
तो ये 0.4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 50, ये वोल्टेज हो गया। तो ये कितना आ गया, ये 5 से 5 कटेगा 10 बचेगा, तो बन गया 4 माइनस 10x। समझ गया होगा तो मैंने क्या किया, करंट आई 1/5 मल्टीप्लाई बाई इतने पार्ट का रेजिस्टेंस 0.4 माइनस एक्स इंटू रेजिस्टेंस पर लेंथ 50, ये 5 से 10 4 माइनस 10x बनेगा। अब बन गया यहाँ का वोल्टेज। अच्छा, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस वही इसके बराबर आना चाहिए। हाँ, तो ये कितने का, 2 वोल्ट का है, ये कितने का है V1, तो डिफरेंस क्या निकालोगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जो आना चाहिए, जो कि ये है ना 2 sin pi t है, तो 2 sin pi t जो होना चाहिए वो तुम्हारा बनना चाहिए 2 sin pi t इज इक्वल टू, इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज घटा लो, कि 2 वोल्ट का है ये वाला, माइनस यहाँ का वोल्टेज क्या है, ये आया है 4 माइनस 10x करोगे तो प्लस 10x हो जाएगा, इसमें से घटा के इसके बराबर कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये -2 तो उधर जाएगा तो 2 बनेगा, और 23 डिवाइड कर दो तो ये 0.2 बनेगा, और ये डिवाइड कर बनेगा 0.2 साइन पाई टी बन जाएगा। बन गया। वेलोसिटी क्या होती है, इसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, तो डिफरेंशिएट करो v इक्वल्स टू dx बाई dt, dx बाई dt, ठीक है, तो ये आ जाएगा dx बाई dt, तो डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, एक सेकंड, 0.2 का डिफरेंस 0 बनेगा, 0.2 ऐसे पाई बाहर आ जाएगा, तो बनेगा 0.2 पाई कॉस पाई टी, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ जॉकी, जो कि कहाँ दिख रहा है, सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो ये डी पार्ट में दिखेगा, फोर्थ पार्ट में दिख जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में वो मीटर में आया हुआ है। 29, 30, और कोई डाउट इसमें, इस पूरे मॉड्यूल में दूसरा डाउट बताओ।